Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to start a new chapter of class 11, chapter 2, rights in the Indian constitution. So let's start this chapter, the reading portion and plus with its explanation. So as you can see here, first of all the first heading which we have to read here, it is an introduction. तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड है कि क्या मेन कंटेंट है इस चैप्टर के जो हमें कवर करने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। तो आपके देखिए इंट्रोडक्शन में फर्स्ट लाइन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिलेशंस अमंग दैम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसमें सिर्फ हम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट या वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने ये चीज़ काफ़ी बार पढ़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखा गया है, साथ ही एट वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में भी लिखा गया है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये वेरियस ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, और साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होती है वो वेरियस लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में रीड किया है। एज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट्स on the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights। इसके साथ ही हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे के सारे जितनी भी पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की वो मेंशन की जाती हैं और साथ ही उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लगाई जाती है जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी उन पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके। इसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो भी जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं ऑल पर्सनस, उनको एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ राइट्स मिलते हैं और इन्हीं राइट्स को वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी बीतती है किसी भी कंट्री में। इसके साथ देखिए नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है, इन दिस चैप्टर वी शिल स्टडी द फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ जो हमारा मेन चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर का जो मेन कंटेंट है, जो पॉइंट है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और वो किस कहाँ पे लिखे गए हैं, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि कई बार इस तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि क्यों फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। ठीक है, क्या ज़रूरत है कि फंडामेंटल राइट्स को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखें और इसको क्यों लिखा गया है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, क्योंकि बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको मेंशन किया गया है, तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस पार्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ से अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किस पार्ट में इसको मेंशन किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 3 में। ठीक है, तो देखिए 1 मार्क क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन से भी बनते जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपका ऐसे नहीं करा कि इंट्रोडक्शन छोड़ दिया जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आता है चैप्टर के। तो आप बिल्कुल किसी भी लाइन को छोड़िएगा मत, क्योंकि कहीं से भी 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें बहुत सारी काफ़ी सारी बातें समझ में आ गई हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स कहाँ लिखे गए हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, और किस पार्ट में लिखे गए हैं, तो वो है पार्ट 3। ठीक है, सारे सारे राइट्स मेंशन करेंगे, साथ ही इनके ऊपर जो लिमिटेशंस है। देखिए जब भी हमें कोई पावर मिलती है, किसी भी इंसान को कोई पावर या कोई राइट्स मिलता है, तो उसके साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी लगाई जाती हैं। इन द पास्ट 6 decades द स्कोप ऑफ राइट्स हैज चेंज्ड एंड इन सम रिस्पेक्ट्स एक्सपेंडेड। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल नो। तो अगर हम काफ़ी समय की बात करें, जिस तरह से समय चेंज होता गया, टाइम चेंज होता गया है, उसी तरह से जो मीनिंग है और स्कोप ऑफ राइट्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज होता गया है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप उन बातों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप पढ़ोगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और जो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको वो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं आपकी लाइफ में। सेकेंड है हाउ दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड। इन राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह से इनको सुरक्षित रखा जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स एंड। और इसके साथ ही न्यायपालिका जो जुडिशरी है उसका क्या रोल है, किस तरह से वो क्या रोल प्ले करती है फॉर प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स।
और लास्ट है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी के साथ इस चैप्टर में आप लास्ट टॉपिक जो पढ़ोगे वो होगा आपका कि क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आप देखिए आपका जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर जो आपका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 27, उसमें क्या मेन कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसमें है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। सबसे पहले जो हमें बात समझनी है वो है ये है कि जो राइट्स हैं आपके पास, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं या जो भी राइट्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उनका क्या महत्व है आपकी ज़िंदगी में। तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि एनसीईआरटी में हमेशा जो भी चैप्टर्स हैं तो एग्जांपल्स एकदम रियल लाइफ के एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ हकीकत में ये चीज़ हुई थी और इससे हमें एक सबक, एक लेसन सीखने को मिलता है। तो देखिए ये कहानी है। इन 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स द गवर्नमेंट इंगेज्ड अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, जब 1982 में एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया था। ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू बिल्ड द फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम। इसके साथ ही ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को काम पे रखा था, वर्कर्स को काम पे रखा था कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। और ये जो कौन कौन से यहाँ पे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो वर्कर्स आए थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आए थे। और क्या काम करने आए थे यहाँ पे, क्या कंस्ट्रक्शन वर्क था, फ्लाई ओवर्स और स्टेडियम्स को बनाना। ठीक है, दीज वर्कर्स वर कैप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड वर पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो आप इन वर्कर्स की थोड़ी कहानी समझ लीजिए कि इन वर्कर्स को जब काम पे रखा गया तो इनके जो वर्किंग कंडीशंस थी, इनको बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशंस दी गई। साथ में इनको इनका जो सैलरी थी, जो वेतन इनको दिया गया, वो भी बहुत कम दिया गया, जो कि डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, इस उससे कम इनको वेतन दिया गया था। क्या होता है, जब भी कोई इस तरह का गवर्नमेंट वर्क होता है तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर सैलरी डिसाइडेड कर देती है, बट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, उस मिनिमम वेजेस से भी जो सैलरी डिसाइड करी जाती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के द्वारा, उससे भी बहुत कम पैसे पे इनको हायर करते हैं और बहुत कम सैलरी इनको देते हैं। तो इस तरह से जो ये वर्कर्स होते हैं उनका एक्सप्लोटेशन होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं उनका एक्सप्लोटेशन होता है। उनको जो निर्धारित जो पैसा सरकार देती है वो उनको मिलता नहीं है। इसके बाद देखिए क्या हुआ फिर नेक्स्ट। अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीड देयर पुअर कंडीशन एंड पेटिशन द सुप्रीम कोर्ट। फिर जब एक इंक्वायरी जिस तरह से आती है, बैठती है, या फिर किस तरह की रिसर्च होती है, सर्वे होता है, तो इसी तरह से एक टीम आई थी सोशल साइंटिस्ट की। यहाँ पे सोशल साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो सोसाइटीज में रिलेटेड कुछ लोगों को किसी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये ग्रुप होता है, एक टीम होती है लोगों की। तो वो स्टडी करती है कि किस तरह की कंडीशन में लोग रह रहे हैं, क्या उनको जो सुविधाएं या जो भी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी क्या उनको मिली कि नहीं मिली। तो ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। तो इसी तरह की एक टीम आई थी और उन्होंने इन वर्कर्स की पुअर कंडीशन को देखा और इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट में उनके बिहाफ पे पेटिशन डाल दी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। दे आर्ग्यू डैट, उनका क्या मेन पॉइंट था, ठीक है, दे आर्ग्यू डैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अमाउंट्स टू बेकार और फोर्स लेबर विच इज़ अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था, उनका कहना ये था सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने पेटिशन दायर की कि अगर आप किसी इंसान को एम्प्लॉयमेंट देते हो और आप उसको कम सैलरी दे रहे हो, जो कि आप गवर्नमेंट ने कुछ और सैलरी मेंशन की थी, और आप उससे कम सैलरी अगर दे रहे हो, तो ये एक तरह का आप उससे क्या ले रहे हो, आप उससे किस तरह का काम करवा रहे हो, आप उससे बेकार करा रहे हो। ठीक है, एक ये बेकार और इसको ही फोर्स लेबर भी बोलते हैं। तो वन मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बेकार और फोर्स लेबर। ठीक है, अब इसको समझिए, बेकार और फोर्स लेबर का मतलब क्या होते हैं। जब आप किसी भी इंसान से ज़बरदस्ती किसी तरह का काम करा रहे हो और उसको सैलरी, जो पैसा, या तो आप इसको बिल्कुल दे ही नहीं रहे हो, ठीक है, और दे रहे हो तो बहुत ही कम पैसा दे रहे हो उसके काम के अनुसार। तो इस तरह से ये जब फोर्स लेबर और बेकार होता है तो ये किस तरह का वॉयलेशन होता है, किस फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। फिर देखिए, द कोर्ट एक्सेप्टेड दिस plea and directed the government to ensure that thousands of workers get the prescribed wages for their work। तो जब गवर्नमेंट ने ये पूरी की पूरी जब ये दलील को सुना, ठीक है, प्ली मीन्स होता है दलील, आर्ग्यूमेंट को पूरा सुना, तो उन्होंने फिर ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि आप इंश्योर करिए जितने भी थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे जिनको काम पे रखा गया, उनको उनके पूरे सैलरी दी जाए, ठीक है, उनके काम के अनुसार। इसी तरह से देखिए, एक ही हमने स्टोरी पढ़ ली, एक एग्जाम्पल पढ़ लिया कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं लोगों को, पर उनको पता नहीं होता है, तो उनके बिहाफ पे कोई और भी पेटिशन डाल के उनको उनके राइट्स दिला सकता है। इसी तरह से देखिए, एक और कहानी आ रही है, ये है मचाल लालूंग की कहानी, जो कि 23
ईयर्स ओल्ड में अरेस्ट हुआ था पुलिस के द्वारा। और ये कहाँ का रहने वाला है, ये है या रेजिडेंट ऑफ छुबरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ठीक है, अब मचाल की क्या कहानी है। मचाल वॉज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजुरीज। मचाल को जब अरेस्ट किया था जब वो 23 ईयर्स का था, तो उस पर चार्ज ये लगा था कि उसने किसी को बहुत ही गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। ठीक है, मतलब किसी से अगर झगड़ा वगड़ा हुआ होगा तो किसी को काफ़ी चोटें लगी होंगी, काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी होंगी, जिसके बिहाफ पे उसको अरेस्ट किया गया था, इस चार्ज पे उसको अरेस्ट किया गया था। ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल एंड वॉज सेंट एज अंडर ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। तो जब उसका केस हियरिंग हुआ और उसको ट्रायल पे बुलाया गया, तो ये फाउंड हुआ, ये पता लगा कि वो मेंटली अनस्टेबल है। ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति अ, इस स्थिति में नहीं है वो इंसान कि वो अपना बयान दे सके, अपना थोड़ा सा ना, क्योंकि कोर्ट में खड़े होके कुछ भी जो अपने बिहाफ पे जो भी उसको सफाई देनी है वो नहीं दे पाया। ऐसा पाया गया कि मेंटली वो ठीक नहीं है अभी। तो उसको कुछ दिन के लिए क्या क्या किया गया, उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया कुछ ट्रीटमेंट के लिए, और ये हॉस्पिटल था तेजपुर में। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। मचाल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर्स रॉट ट्वाइस टू जेल अथॉरिटीज। जब मचाल की तबीयत अच्छे से ठीक हो गई, सब कुछ मतलब उसका मेंटली कहा जाए कि मेंटली वो फिट हो गया, तो फिर डॉक्टर्स ने, वहाँ के डॉक्टर्स ने 2 बार जेल अथॉरिटीज़ को लिखा 1967 में और 1996 में, दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल, कि अब वो अच्छे से फिट है, एकदम अच्छे से स्वस्थ है कि वो ट्रायल दे सकता है अपना। आप जो भी उससे क्वेश्चनिंग करोगे वो उसके जवाब देने लायक है। बट नो वन पेड एनी अटेंशन। देखिए अब जो ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पे हमें भी अटेंशन देना है, तो ये लाइन है कि बट नो वन पेड एनी अटेंशन। तो यहाँ पे जेल अथॉरिटी से कोई उनको किसी तरह से भी जेल अथॉरिटीज़ ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, डॉक्टर्स को किसी ने कोई अटेंशन ही नहीं दिया, और फिर डॉक्टर्स भी एक तरह से भूल जाते हैं। तो मचाल लालूंग रिमेन्ड इन जुडिशियल कस्टडी। तो इस तरह से जो मचाल लालूंग है वो रिमेन्ड इन जुडिशियल कस्टडी, तो वो जेल में ही रहा, जुडिशियल कस्टडी में ही रहा। और मचाल लालूंग वॉज रिलीज्ड इन जुलाई 2005। ठीक है, केस हियरिंग ही नहीं हुआ, किसी ने प्रूफ ही नहीं हुआ, किसी तरह के सबूत ही नहीं इकट्ठे हुए कि हाँ वो क्राइम था कि नहीं था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी। बट वो कब छूटा, अब देखिए वो छूटा जुलाई 2005 में, और ही वॉज 77 देन। और जब वो छोटा, जब रिहा हुआ जेल से, तो वो कितनी एज का था, वो हो गया था 77 ईयर्स का। तो अब ये आप सुनिए, नेक्स्ट जो पैरा आ रहा है, नेक्स्ट लाइन आ रही है, ही स्पेंट 54 ईयर्स अंडर कस्टडी ड्यूरिंग विच हिज केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग। उसने अपनी ज़िंदगी के 54 ईयर्स जो थे वो कस्टडी में गुजार दिए। क्यों? क्योंकि उसका केस कभी हियर हुआ ही नहीं। ठीक है, कभी वो केस जो था वो कोर्ट में आया ही नहीं। ही वॉज फ्रीड व्हेन अ टीम अपॉइंटेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवेंट आफ्टर एन इंस्पेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स इन द स्टेट। उसको कब आज़ादी मिली, वहाँ से कब वो आज़ाद हुआ, जब एक टीम अपॉइंट हुई थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा एक टीम को भेजा गया था देखने के लिए कि किस तरह से स्थिति है लोगों की, क्या क्या केसेस पे और क्या क्या क्राइम के अनुसार उनको पनिशमेंट मिली है। तो जब इस तरह के सर्वे होते हैं, एक तरह की इंक्वायरी जब भेजी जाती है टीम्स के द्वारा, तब उनको पता चला कि इस नाम का ये व्यक्ति इतने सालों से जेल में है और किस बात की वो सजा काट रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। तो तब जाके उसको वहाँ से रिहा किया गया। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उसकी जो एक लाइफ थी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हुई। मचाल्स एंटायर लाइफ वॉज वेस्टेड बिकॉज अ प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उसकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हुई। क्यों हुई, क्या रीज़न था, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ। ठीक है, कभी एक प्रॉपर हियरिंग हुई नहीं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को, जो यहाँ का सिटीजन है, जो यहाँ का नागरिक है, उसको एक राइट देता है। वो राइट क्या है, टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, अपनी ज़िंदगी जीने का, पूरी स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। This means that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. इसके साथ ही एक अधिकार ये भी यहाँ पे मिलता है कि हर एक नागरिक को फेयर एंड स्पीडी ट्रायल भी मिलता है। ठीक है, एक निष्पक्ष और तेज तेज जैसे स्पीडी ट्रायल हो, कि ऐसा ना हो काफ़ी सालें लग जाएं किसी भी हियरिंग में, किसी भी ट्रायल में। मचास केस शोज व्हाट हैपेंस व्हेन राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिस। तो मचास का केस ये हमें बताता है, ये शो करता है कि राइट्स तो मिल जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकली जो लाइफ में प्रैक्टिकली वो कभी भी फॉलो नहीं होते। तब इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया कि ये राइट्स मिल गए आपको, बट प्रैक्टिकली वो लाइफ में फॉलो किए ही नहीं गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इन द केस ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस
ऑल्सो देयर वॉज वायलेशन ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ये जो दो इंस्टेंस देखे, एक था आपका वर्कर्स वाला, पुअर वर्कर्स वाला, एक मचा लालूंग वाला। तो इसका जो फर्स्ट इंस्टेंस जो हमने पुअर वर्कर्स वाला पढ़ा था, तो उसमें भी वायलेशन हुआ था राइट्स का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट इट वॉज चैलेंज इन द कोर्ट। मगर जब वो कोर्ट में वो चीज़ गई, ठीक है, वो बात गई जब कोर्ट में, तो एज अ रिजल्ट वर्कर्स कुड गेट what was due to them in the form of their rightful wages। तो वर्कर्स को उनके जितने भी अधिकार के अनुसार जो भी उनकी सैलरी थी, जो भी वेजेस उनको नहीं दिए गए थे, वो पूरे के पूरे उनको मिल गए। द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इंश्योर जस्टिस टू दीज वर्कर्स। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आपको राइट मिला था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, उसके अंतर्गत उन वर्कर्स को पूरी की पूरी जस्टिस मिली। बट आप देखिए नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ राइट्स। तो यहाँ से आपका 3 मार्क का आसान आराम से क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन द बिल ऑफ राइट्स और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिल ऑफ राइट्स। और इसी के साथ आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोथ दिस examples show the importance of having rights and of the actual implementation of these rights। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हमें ये बात अच्छे से बताते हैं कि क्या हमारी लाइफ में क्या एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है इन राइट्स की, और इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, our democracy must ensure that the individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights। इसी के साथ डेमोक्रेसी हमें हमेशा इंश्योर करती है हर एक इंडिविजुअल के कुछ राइट्स हैं, और गवर्नमेंट को भी हमेशा ये बोलती है कि आप उनके राइट्स को ध्यान रखिए कि उनके पास कुछ राइट्स हैं। Therefore, if it is often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizen in the constitution itself। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या करती हैं, एक तरह का काम करती हैं कि वो जितने भी राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स, क्योंकि गवर्नमेंट तो बदलती रहती है बट कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदलता। तो जब भी कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो एटलीस्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन में देख के पता कर सकती है कि उनके सिटीजन्स को क्या राइट्स मिले हुए हैं। सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन जो है आपका आंसर है। अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ राइट्स, तो जो भी राइट्स, एक पूरी की पूरी जो बिल ऑफ राइट्स क्या है, एक लिस्ट ऑफ राइट्स हैं, एक पूरी लिस्ट है जिसमें सारे के सारे राइट्स मेंशन करे गए हैं। और साथ ही ये जो राइट्स हैं ये कौन प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये सारे राइट्स कहाँ लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी जाती है तो इट मीन सबको वो फॉलो करनी पड़ती है। तो जब ये राइट्स पूरी जो लिस्ट थी राइट्स की जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई, तो इसी को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। इसके बाद देखिए, अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग against the rights of the individuals and ensures a remedy in case there is violation of these rights। इसी के साथ जो बिल ऑफ राइट्स है प्रोहिबिट करता है, रोकता है गवर्नमेंट को फॉर अगर वो किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को उनके खिलाफ जाती है और उनको वो राइट्स वॉयलेट होते हैं उनके, तो उस गवर्नमेंट को ये जो बिल ऑफ राइट्स है वो रोकता है ऐसा करने से। फ्रॉम होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइंड में कि फ्रॉम होम, किसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन राइट्स को, किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। तो द राइट्स ऑफ अ पर्सन मे बी थ्रेटेंड बाय अनदर पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये बात हमें अच्छे से पता है कि जो राइट्स ऑफ अ पर्सन होते हैं, कभी भी देखा होगा आपने, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हाँ खतरा होता है कि कभी कभी एक इंसान दूसरे के अधिकारों को छीन लेता है। इसी तरह से जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कुछ लोगों के राइट्स को एक्सप्लोर करती है, ठीक है, वॉयलेट करती है। बट इन सच सिचुएशन, जब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, द इंडिविजुअल वो नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो उस कंडीशन में एक इंडिविजुअल इंसान को प्रोटेक्शन चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है, सरकार से कुछ प्रोटेक्शन चाहिए ताकि उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो कोई भी वॉयलेट ना कर पाए। सो इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो अब जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बिल्कुल बाउंड है कि वो प्रोटेक्शन करे, वो प्रोटेक्ट करे राइट्स, किसके राइट्स, इंडिविजुअल्स के राइट्स, हर किसी के। ऑन दी अदर हैंड, इसके साथ ही दूसरे हाथ अगर हम देखें दूसरे हिस्से पे, द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, और कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी और इवन दी जुडिशरी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी देखिए एक न्यू वर्ड यहाँ पे आ गया। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है आपका, जिसको हम हिंदी में नौकरशाही बोलते हैं। जितने भी सिविल सर्विस सर्वेंट्स होते हैं, है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम्पल ऑफिसर्स रैंक से, तो एक तरह से जो गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर्स होते हैं, तो उन्हीं को हम ब्यूरोक्रेटिक बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी के पार्ट बोलते हैं। इन द कोर्स ऑफ दियर फंक्शनिंग में वॉयलेट द राइट्स ऑफ द पर्सन। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि इनके द्वारा भी कभी कभी कुछ राइट्स जो हैं वो वॉयलेट हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब इस हेडिंग के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं और
कैसे कब ये स्टार्टिंग हुई, ठीक है, इन चीज़ों की कब स्टार्ट हुआ ये। ड्यूरिंग अ फ्रीडम स्ट्रगल, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे थे, द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स एंड डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूलर्स शुड रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। जब स्वतंत्रता का टाइम था, जब स्ट्रगल हो रहा था हमारी इंडिपेंडेंस को लेके, तभी लीडर्स जो थे, जो इस स्ट्रगल, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने ये बात को समझा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है राइट्स की, और फिर उन्होंने डिमांडेड, और साथ में ये डिमांड की कि ब्रिटिश रूलर्स शुड रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल, कि ब्रिटिश रूलर्स भी जो सामान्य नागरिक हैं इस देश के, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करें। फिर द मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक एज इन 1928। तो देखिए आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ बनता है कि किस कमेटी ने, आपसे पूछा जाए कि किसने स्टार्टिंग में सबसे पहले डिमांड किए थे फंडामेंटल राइट्स को और बिल ऑफ राइट्स को, तो आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू कमेटी, और कब, इन 1928, ठीक है। इसके बाद देखिए, इट वॉज देयर फॉर नेचुरल डैट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग prepared, there were no two opinions on the inclusion and protection of rights in the कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। 2 ओपिनियंस जो थी ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की 2 ओपिनियन कौन सी, एक तो आप राइट्स को लिख दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ में ये भी बताइए कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन 2 बातों को तो लिखना ही लिखना था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें कोई भी किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं था। फिर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल देम फंडामेंटल राइट्स। फिर क्या था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट राइट्स समझे गए कि सिटीजन्स को मिलने चाहिए, तो उन राइट्स को पूरी की पूरी लिस्ट लिख दी गई, और साथ में ये भी लिख दिया गया कि उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उन्हीं जो राइट्स को लिखा गया था, पूरी की पूरी लिस्ट बनाई गई थी, उन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। द वर्ड फंडामेंटल, देखिए अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है, द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट that the constitution has separately listed them and made special provisions for their protection। तो आपका जो वर्ड है फंडामेंटल, इसका क्या मतलब होता है। राइट्स मतलब तो हमें पता चल गया कि हमें कोई अधिकार, हमें कोई राइट्स मिले हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल का क्या मतलब होता है, तो फंडामेंटल हमें ये बताता है, फंडामेंटल आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, कॉमन कह सकते हो, एक तरह की ऐसी चीज़ें जो सबको सबको मिले, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें जो जिस पे सबका अधिकार हो। तो इस यहाँ पे फंडामेंटल क्या वर्ड सजेस्ट कर रहा है, दैट दीज राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, ये जो राइट्स है इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सेपरेटली लिखा, और साथ में स्पेशल प्रोविजंस भी बनाई इनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अगर सपोज करिए 6, 7 जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अलग पार्ट में एकदम पार्ट 3 जो है उसमें मेंशन कर दिए गए, और उसके साथ ही स्पेशल प्रोविजंस भी बना दी गई उनकी सुरक्षा के लिए। द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये भी लिख दिया गया कि गवर्नमेंट को भी कोई अधिकार नहीं है कि इन राइट्स को वो फ्यूचर में या तो हटा दे, ठीक है, बिल्कुल हटा दे, तो ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं करती, किसी तरह का वायलेशन स्वयं गवर्नमेंट्स को भी वो अलाउ नहीं करती। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस, ठीक है। अब जो मैंने बोला फंडामेंटल, ये बेसिक, ठीक है, एक बेसिक वर्ड ले लीजिए, कॉमन और बेसिक वर्ड, कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में कि इनको कोई भी हटा नहीं सकता। और फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे और भी जो हमारी लाइफ में जो हमारे राइट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस और ये अलग हैं और सामान्य अधिकारों से। वाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो देखिए यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड दी अदर ऑर्डिनरी राइट्स, तो आपका यहाँ पे आंसर ये फर्स्ट पॉइंट बन गया कि ऑर्डिनरी जो लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड फोर्स्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी किसी राइट्स की बात होती है तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा और कौन पास करेगा, वो करेगा ऑर्डिनरी लॉ की जिम्मेदारी है, ठीक है। बट जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो उनके लिए तो ऑर्डिनरी लॉ बनते हैं, वो आप प्रोटेक्ट करेंगे। बट फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, खुद यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, इस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ में गारंटी दे रहा है, ठीक है। और गारंटी बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, जो कि आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड, अब देखिए सेकंड पॉइंट, ठीक है, जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ डिफरेंस बिटवीन का, फर्स्ट पॉइंट वो हो गया, और सेकंड पॉइंट ये है कि ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड
बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। अगर ऑर्डिनरी राइट्स को चेंज करना है तो लेजिस्लेचर क्या करेगी, कुछ ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है लॉ मेकिंग का, उसके द्वारा वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट अ फंडामेंटल राइट में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बट अगर फंडामेंटल राइट्स में आप कुछ चेंज लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमेंडिंग का मतलब है संशोधन, कुछ आपको कुछ चेंज, कुछ ऐड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि उस फंडामेंटल राइट का मीनिंग और इनहेंस हो जाए, अमेंड हो जाए, ठीक है। बिसाइड्स दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वायलेट्स देम। इसके साथ ही ऐसा कोई नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट की, उसको किसी तरह का हक नहीं है कि वो किसी भी राइट्स को वायलेट करे। एज वी शैल स्टडी बिलो इन दिस चैप्टर, जुडिशरी हैज द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशंस बाय एक्शंस ऑफ द एक्शंस। जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि जुडिशरी के पास पूरी की पूरी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी है कि वो फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करें, उनको प्रोटेक्ट करें, और साथ ही कोई और किसी तरह का वायलेशन, किसी भी एक्शन का से किसी के भी द्वारा, किसी भी काम के द्वारा अगर वो वायलेट होते हैं तो उसकी भी सुरक्षा कौन करेगा, जुडिशरी करेगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उसको कुछ कोई किसी भी राइट को वायलेट करता है तो executive as well as legislative actions can be declared illegal by the judiciary if this violate the fundamental rights or restrict them in an unreasonable manner। इसी के साथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के एक्शंस के द्वारा भी अगर ये जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तब भी जो जुडिशरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की पावर और उनके एक्शंस पे ध्यान दें, उनकी पावर को रेस्ट्रिक्ट करें, जिससे कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट ना कर पाएं विदाउट एनी रीजन। However, fundamental rights are not absolute or unlimited rights. Government can put reasonable restrictions on the exercise of our fundamental rights. इसके साथ ही जो fundamental rights हैं वो absolute और unlimited rights नहीं हैं, ठीक है। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है FIB की तरह कि fundamental rights are not dash, ठीक है। ये absolute नहीं होते, ऐसा नहीं कि राइट्स अनलिमिटेड राइट्स आपको मिल गए, नहीं, आपको कुछ लिमिटेड राइट्स मिले और साथ ही कुछ लिमिटेड इनमें लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं ताकि कोई भी इंसान मिसयूज ना कर सके इन राइट्स का, किसी दूसरे के राइट्स को भी वॉयलेट ना कर पाए। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है इन फंडामेंटल राइट्स पे, वो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप देखिए इस वाले पेज में साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स और बिल ऑफ राइट्स मेंशन करे गए हैं, थोड़ा सा वो एक बार पढ़ लेते हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनऑग्रेटेड इन दिसंबर 1996, ठीक है। तो इस साल ये कॉन्स्टिट्यूशन इनका बना था, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। Its creation and promulgation took place at a time when South Africa still faced the threat of a civil war after the dissolution of the apartheid government। और जब ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था साउथ अफ्रीका में, तब भी उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक टाइम था, क्योंकि उनको सिविल वॉर फेस करना पड़ा था अपनी खुद की कंट्री में, और क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अपार्थीड, ठीक है। अपार्थीड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, स्पेशली द ब्लैक एंड द वाइट। The South African Constitution says that its Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa। तो एक देखिए साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है, जो इनका जो बिल ऑफ राइट्स है एक तरह का कॉर्नर स्टोन है, ठीक है। कॉर्नर स्टोन का क्या मतलब होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी और फीचर ऑन विच अ पर्टिकुलर थिंग डिपेंड्स और इज बेस्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वहाँ का, जिस पे सारी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो सब की सब और बातें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। तो इसको जब ये प्रोमुलगेट हुआ, तो प्रोमुलगेशन मतलब क्या होता है, देखिए एक लैटिन वर्ड है प्रोमुलगेट, जिसका मतलब होता है मेक पब्लिकली नोन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिकली अनाउंस किया गया। तो इन बिल ऑफ राइट्स में जो साउथ अफ्रीका जो बिल ऑफ राइट्स को कॉर्नर स्टोन भी कहा गया, वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कहा गया, इट फॉर बीट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड। सो इसके बिल ऑफ राइट्स में क्या बातें मेंशन करी गई हैं, ये मेंशन किया गया कि ये किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, marital status, ethnic or social origin, color, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth, तो इस तरह के भेदभाव को पूरा के पूरा मना किया गया है, फॉरबिड किया गया है। इट ग्रांट्स परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स टू द सिटीजन। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के नागरिकों को बहुत सारे राइट्स प्रदान करता है। A special constitutional court enforces the rights enshrined in the constitution। और एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है वो पूरे के पूरे जितने भी राइट्स हैं उनको इंश्राइंड मतलब होता है पुट टुगेदर, ठीक है।
एक साथ लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं। तो वो कौन कौन से राइट्स हैं देख लेते हैं। तो पहला है राइट टू डिग्निटी, सेकेंड है राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, आपका 2 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चन में बन जाता है कि राइट डाउन द सम प्रोविजंस और सम राइट्स और द बिल ऑफ राइट्स विच इज बी मेंशन इन दी और लिस्टेड इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो देखिए ये जो है पॉइंट्स, आपकी मेन हेडिंग है, इसके अंदर आपको 2-2 3-3 लाइन रखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का कितने मार्क्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो फर्स्ट है राइट टू डिग्निटी, सेकंड है राइट टू प्राइवेसी, इसके बाद देखिए राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, फिर है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे और बेसिक राइट्स दिए गए हैं, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। चिल्ड्रंस के भी राइट्स हैं वहाँ पे, राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड भी राइट्स बना दिए गए हैं। राइट ऑफ कल्चर से रिलेटेड राइट्स हैं, रिलीजन से रिलेटेड राइट्स हैं, साथ ही लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज से रिलेटेड भी राइट्स हैं। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेजेस की बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं किसी भी कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती हैं, तो उनके लिए भी कुछ राइट्स बनाए गए हैं। साथ ही राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको हम आरटीआई भी बोलते हैं, तो इन्फॉर्मेशन का भी उनको पूरा अधिकार है, जब भी वो चाहें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो इन्फॉर्मेशन वो मांग सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है नेक्स्ट राइट टू इक्वलिटी। Consider the following two situations. These are imaginary situations, but similar things do happen and can happen. Do you think they involve violation of fundamental rights? तो इसमें देखिए कुछ 2 सिचुएशन दी गई हैं, इनको हमें कंपेयर करना है, कंसीडर करना है, और ये कुछ इमेजनरी सिचुएशंस हैं कि इसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ फंडामेंटल राइट्स का। तो वो आप थोड़ा सा देखिए क्या है। स्वदेश कुमार इज विजिटिंग हिज विलेज, he is accompanied by one of his friends. They decided to have a cup of tea at the village roadside hotel. The shopkeeper knew Savdesh Kumar but asked the name of his friend to know his caste. After this, the shopkeeper served tea to Savdesh Kumar in a nice mug while his friend was given tea in an earthen cup because he was Dalit. तो फर्स्ट केस में ये बताया गया कि स्वदेश कुमार जब अपने गांव घूमने गया तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी गांव साथ में गया, और फिर क्या हुआ, रोड किनारे जो होटल होते हैं वहाँ पे चाय के लिए रुके और कि चाय पी लेते हैं। तब जब चाय पीने बैठे तो शॉपकीपर स्वदेश कुमार को तो जानता था क्योंकि वो उसी के गांव का था, तो उसका नाम तो उसने नहीं पूछा क्योंकि उसको पहले से पता था, बट जो उसका फ्रेंड साथ में गया था उसका नाम उसने पूछा। और वो नाम पूछने का क्या रीज़न था, क्योंकि नाम के साथ जब सरनेम लगता है तो सरनेम से वहाँ उस इंसान की कास्ट पता चल जाती है। तो उस शॉपकीपर का मेन मोटिव क्या था उसका नाम पूछने का, कि उसको उसकी कास्ट पता करनी थी। अब जब कास्ट पता कर ली उसके बाद शॉपकीपर ने क्या किया, जब चाय लाया है वो शॉपकीपर, तो उसने स्वदेश कुमार को तो एक बहुत ही अच्छे मग में चाय दी, मतलब कप में एक चाय दे दी, और क्या किया उसके फ्रेंड के साथ, उसके फ्रेंड को जब उसने चाय दी तो एक मिट्टी के बर्तन में चाय दी, मिट्टी का आप कप समझ लीजिए, उसमें चाय दी, क्योंकि वो किस कास्ट का था, वो था एक दलित, ठीक है, ही वॉज बिलोंग टू अ दलित कास्ट। तो आप यहाँ पे एक ये हमारा इंस्टेंस जो था, एक सिचुएशन थी वो खत्म हुई, बट इससे आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पढ़ा और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, इसको आप सोचिए, क्योंकि इसमें एक तरह का राइट है, वो फंडामेंटल राइट जो हमें मिलता है वो वॉयलेट हो रहा है, तो आपको वो पता करना है, वो आगे पढ़ेंगे, इस वजह से ये एक केस, एक तरह की स्टोरी यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके साथ देखिए सेकंड केस क्या है। An order is served to 4 news readers of a television channel that they would no longer read the news on screen. They are all women. The reason given is that they are above the age of 45. 2 male news readers above the same age are not barred from presenting the news. अब देखिए सेकंड केस ये है कि एक ऑर्डर दिया गया, एक पब्लिश हुआ ऑर्डर, और उस ऑर्डर में क्या बोला गया कि एक टेलीविजन चैनल पे 4 न्यूज़ रीडर्स जो हैं, चार जो न्यूज़ रीडर्स हैं जो न्यूज़ को पढ़ते हैं, बताते हैं लोगों को, स्क्रीन पे वो अब काम नहीं करेंगे, ठीक है, अब वो ज़्यादा दिन उनको काम से हटाया जा रहा है। और क्यों हटाया जा रहा है, और ये चारों के चार कौन है, ये चारों के चारों महिला कर्मी हैं, ठीक है। इन महिलाओं कर्मियों को मना कर दिया गया कि आप टेलीविजन पे न्यूज़ नहीं दोगे। और क्या रीज़न, जब इनसे इन्होंने रीज़न पूछा क्यों, तो इनको रीज़न दिया गया है कि आपकी एज, जो भी लोग एज, जो महिला हैं वो 45 की एज से अबव है, तो उनको न्यूज़ रीड करने का कोई अधिकार नहीं है, उनको जॉब नहीं दी जा रही है। इस एक साथ आप एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ देखिए कि जो 2 मेल न्यूज़ रीडर्स हैं, जो पुरुष हैं 2, वो न्यूज़ रीडर्स जो न्यूज़ सुनाते हैं, उनकी एज भी सेम है, बट उनको इस काम से मना नहीं किया गया। तो अब ये आप समझिए कि इस तरह यहाँ पे किस बात पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये क्या
आपको समझा रहा है क्या कौन सा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहा है। कि महिला कर्मियों को तो आपने बोल दिया कि इस एज के अबव आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, बट जो मेल पर्सन है और वो सेम एज के हैं, आपने उनको नहीं मना किया। तो ये एक तरह का किस कौन सा फंडामेंटल राइट्स आपको वॉयलेट हो रहा है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है इन एग्जाम्पल से भी। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट थर्ड बिल्कुल मेंशन किया गया, ठीक है, रिवीजन हो जाता है बार बार कि पार्ट थर्ड क्यों मेंशन किया, क्योंकि पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स मेंशन करेंगे हैं। इसी के साथ आप एक ये पॉइंट कवर कर लीजिए कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों मेंशन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कहाँ मेंशन किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ हमें सारी की सारी एक साथ नॉलेज मिल जाएगी इस चार्ट में जो बुक में दिया गया है इस चैप्टर में। तो देखिए आपके जितने भी राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आप एक जब क्विक रिविजन करना हो आप बस बैठिएगा, ये पेज खोलिएगा और आपके सारे फंडामेंटल राइट्स कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो राइट्स हमें मिला है वो राइट टू इक्वेलिटी है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड लाइंस हैं, वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करे गए हैं। फिर से एक बार देखिए, फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो टोटल अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल आपको कितने राइट्स मिल जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किए हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, वो है टोटल 6। अब देखिए वन बाई वन हम एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी। तो राइट टू इक्वेलिटी जो है वो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वेलिटी बिफोर लॉ हो गया और इसी के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सेकेंड जो आपको चीज इसमें मिल रही है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा किसी बातों को लेके, रिलीजन को लेके, आपकी जाति को लेके, धर्म को लेके, है ना। तो इससे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही आपको इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एक्सेट्रा। इसके साथ ही आपका इक्वल अधिकार है, जैसे और लोग शॉप पे कुछ भी खरीद सकते हैं, खोल सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, कुएं से पानी ले सकते हैं, है ना, बाथिंग घाट्स पे जा सकते हैं, रोड्स पे चल सकते हैं। तो वैसे ही सबको ये अधिकार पूरा का पूरा है कि पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करें। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ ही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें सबको अधिकार है कि वो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, जिस अधिकार जो मतलब जिस तरीके से भी आप काम करना चाहते हो, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे आपका भी अधिकार है कि आप भी काम करो। इसके साथ ही एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाला एक कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में काफ़ी सालों तक फॉलो किया गया एक सिस्टम को, उसका भी एबोलिशन कर दिया गया, उसको भी हटा दिया गया। अब ये अनटचेबिलिटी जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं किया गया है। तो ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। इसी के साथ जो लास्ट है आपका वो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो टाइटल्स आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि पहले की बात करूँ तो पहले कुछ लोग अपने नाम से आगे या पीछे कुछ मेन तरह के टाइटल्स लगाते थे, जैसे राय बहादुर, है ना, साहब हो गया। तो इस तरह के टाइटल्स क्या होते थे, ये शो करने के लिए कि हम आपसे ऊंचे हैं, है ना, हम हमारे नाम अलग है आपसे। सुपीरियर इंफीरियरिटी वाली फीलिंग जो थी ना वो इन टाइटल्स की वजह से आ जाती थी। तो अब क्या होता है, अब ये सब चीज़ें मना है। अब आप इस तरह के कोई टाइटल्स अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं और बाद में भी नहीं लगा सकते। बट सिर्फ कौन से टाइटल्स आप लगा सकते हो जो गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप फोर्स में हो, आप डिफेंस में हो तो मेजर, कर्नल, इस टाइप के टाइटल्स जो गवर्नमेंट अलाउ करती है वो आप लगा सकते हो। अदरवाइज इस तरह के टाइटल्स नहीं यूज़ किए जाते हैं अब, क्योंकि इससे अनइक्वलिटी प्रिवेल होती है इस कंट्री में, सोसाइटी में। तो एक हमारा मेन पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी है। तो इसमें वही सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिससे कि इक्वालिटी मिले ना, और इक्वालिटी प्रमोट हो, ना कि अनइक्वालिटी प्रमोट हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। इसके बाद भी हम ये सारी चीज़ें फिर से डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक एक फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद मैं फिर आपको और अच्छे से बता दूंगी। इसके साथ ही मैंने इस चैप्टर का फ्लो चार्ट और वर्कशीट भी बना दिया है, तो प्लीज़ आप वो वीडियोस भी एक बार देख लीजिएगा। फ्लो चार्ट में आपके सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स और कौन से आर्टिकल में कितना कहाँ से मेंशन है तो वो सब भी मैंने मेंशन किया है, तो आप एक बार वो वाली वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अच्छा, राइट टू फ्रीडम से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको क्लस्टर ऑफ राइट्स भी कहते हैं, ठीक है, राइट टू फ्रीडम को, क्योंकि इस एक ही राइट में, एक ही फंडामेंटल राइट्स में और भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम।
को इसी राइट टू फ्रीडम को क्लस्टर ऑफ राइट्स भी बोलते हैं। जैसे देखिए आप, अगर मैं रीड करूँ तो बहुत सारे राइट्स मिले हैं यहाँ पे। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू, क्या क्या राइट आपको प्रोटेक्शन मिलती है, कौन कौन से राइट मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको पूरा अधिकार है, आप जो भी सोचते हो, जो भी स्पीच देना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने व्यूज, वो आप कर सकते हो। असेंबल पीसफुली, आप कहीं भी पीसफुली खड़े हो सकते हो, ग्रुप में खड़े हो सकते हो। साथ ही फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप किसी भी यूनियन को बना सकते हो, एसोसिएशन का पार्ट बन सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, साथ ही आप इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप कहीं भी मूव, कहीं भी घूम सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। साथ ही रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके साथ ही आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो आप। इसके नेक्स्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। साथ ही आप कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो जो आप करना चाहो, बिजनेस करना चाहो। बट ये देखिए हर एक में मैंने आपको जैसे बताया लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो जैसे रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो अगर मैं पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताऊँ, और इस बुक में जब हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे तो आपको एक्सेप्शन केस मिलेगा जम्मू कश्मीर का, ठीक है। बट अगर मैं आज की बात करूँ आपसे, तो आप, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन बुक इतनी जल्दी आती नहीं है मार्केट में, अगर आ गई होंगी तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर का जो एक्सेप्शन केस है वो हट गया होगा, क्योंकि आप जो है हमें वहाँ भी अलाउ है, हम वहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसी के साथ देखिए प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हमें बिल्कुल आज़ादी है कि हम कौन जो भी चाहे वो प्रोफेशन कैरी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं। बट देखिए उसमें भी लिमिटेशन ये है कि आप कोई किसी तरह का कोई इलीगल वर्क ना करो, ठीक है। अगर आप किसी तरह का इलीगल वर्क करोगे, सपोज ड्रग्स या स्मगलिंग टाइप के, तो वो एक ऐसा नहीं कि आपकी आज़ादी, आप ऑक्यूपेशन आपको बोला गया है तो फंडामेंटल राइट है, आप जो करना चाहो करो, ऐसा नहीं है। वो एक तरह का क्रिमिनल फिर ऑफेंस बन जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट है फिर राइट टू एजुकेशन, और फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो राइट आ रहा है फंडामेंटल राइट, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो अगर आपका कोई एक्सप्लोटेशन करता है, किस तरह से ये भी वेज होते हैं, तो अगर आपको ऐसे फेल हो रहा है या किसी के साथ भी समाज में एक्सप्लोटेशन हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे भी आप जो है केस पे अपील कर सकते हैं। तो इसमें दो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जहाँ पे देखा गया है इन पॉइंट्स के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होता है लोगों का। तो पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपने वर्ड सुना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब वो किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी काम के लिए उनको स्पेशली जितने भी अगर इंडिया में किडनैपिंग केसेस वगैरह देखो जाए, तो वो इसी चीज़ को प्रमोट यहाँ पे किया जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही यहाँ प्रमोट होती है। तो अगर कोई भी इस तरह के बिजनेस या किसी तरह के काम में इन्वॉल्व है, तो वो एक्सप्लोटेशन में ही आता है, और फिर उसके खिलाफ जो है इस राइट के अंतर्गत आप केस कर सकते हो। इसके साथ ही फोर्स लेबर, देखिए फोर्स लेबर वही जो बॉन्डेड लेबर बोलते हैं, इसको बेकार भी बोलते हैं, कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम करा रहे हो और उसको उसकी मेहनत का जो जितना भी पैसा होता है वो आप पे नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक तरह का एक्सप्लोटेशन होता है, आप उसको मार पीट के उससे ज़बरदस्ती काम करा रहे हो। सेकंड है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैज़ार्डस जॉब्स। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं काफ़ी हैज़ार्डस माइंस और फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, और वो भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये मना किया गया है इस फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी ऐसे करता मिल जाता है जो उनसे ये काम करा रहा है, तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है, उसके खिलाफ केस चलता है, और किस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अंदर। इसके बाद देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और जैसे नाम ही बता रहा है कि आपको एकदम फ्री हो, आप जो रिलीजन फॉलो करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे यही सारे पॉइंट्स है कि आप जो रिलीजन चाहो फॉलो कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही वो जो रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हो, उसको स्प्रेड भी कर सकते हो, दूसरों को मैसेज दे सकते हो, बट किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, आप उसको बताइए उनकी जो भी अच्छी बातें धर्म की, बट आप ऐसा नहीं कि फोर्सली आप किसी को मार पीट के अपना धर्म फॉलो करवा रहे हो ज़बरदस्ती। अगर ऐसा कोई करता है, तो फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत उस पर भी केस चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी मर्जी है कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहे, और ये भी मर्जी है कि अगर वो नहीं फॉलो करना चाहते कोई रिलीजन, तो वो ना करें। इसके बाद देखिए मैं एक बार लाइन रीड कर देती हूँ। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, freedom to pay taxes for promotion of any particular religion, freedom to attend religious instruction or worship in certain educational institutions। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आपको बता रहा है कि आपको पूरा अधिकार है अपने कल्चर और आपकी जो एजुकेशन, जो आपकी लैंग्वेज है, उसको भी आप सुरक्षित रखिए, कंजर्व रखिए, और साथ में आपको बिल्कुल अधिकार है कि आप अपने भावी पीढ़ियों को वो लैंग्वेज प्रदान करें, आप उनको पढ़ाएं किसी भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में।
आप इन लैंग्वेजेस को पढ़ा सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ के कल्चर है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, साथ में उनकी लैंग्वेज जो भाषाएं हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिले। साथ ही राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके साथ ही जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरे राइट्स हैं कि वो चाहें तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं। क्योंकि कई जगह देखा गया है काफ़ी से कंट्रीज़ में कि लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं दूसरे लोगों को कि आप इस लैंग्वेज को बोलो और अपनी लैंग्वेज को छोड़ दो। तो इस तरह से ये चीज़ भी क्या हो जाती है, कभी कभी किसी के खिलाफ हो जाती है। और अगर आपको डेमोक्रेसी की बात करें, शांति की बात करें, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए और उनके भी जो भी उनके हक हैं उनको दिए जाएं। फिर इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट आता है वो है फंडामेंटल, जो राइट हमें मिला है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिनको पी.आर. अम्बेडकर ने इसको हार्ट और सोल कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसमें राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। तो इसमें क्या अधिकार है, जो आपके जो हायर कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स को कुछ ऑर्डर्स दे सकते हैं। और किस बात का ऑर्डर दे सकते हैं, जो जितने भी हमने राइट्स इससे पहले पढ़े हैं उनको फॉलो कराने के लिए, ठीक है, उनके इन्फोर्समेंट के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में अगर इससे पहले कि कोई भी राइट अगर वॉयलेट होते तो उसके अंतर्गत तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। साथ में आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत भी उसको कोर्ट में अपील कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। These are examples of clear discrimination. In one instance, the discrimination is based on caste. In another, it is based on gender. तो ये देखिए जो हमने दो इंस्टेंस पढ़े थे, एक न्यूज़ रीडर्स वाला जो फीमेल न्यूज़ रीडर्स को उनकी जॉब से हटाया जाया था, और साथ ही जो स्वदेश कुमार वाला जो दलित उसका जो फ्रेंड था वो दलित कास्ट को बिलोंग करता था। तो ये उसी केस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक दैट सच डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड, क्या इस तरह का जो भेदभाव होता है क्या वो जस्टिफाइड है? राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विद सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट टू इक्वालिटी का ये काम है कि वो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को दूर हटाए, बिल्कुल खत्म करें। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करता है। हम पब्लिक प्लेसेस में इक्वली जो भी शॉप्स हैं, होटल्स हैं, प्लेसेस हैं इंटरटेनमेंट की, कुएं से पानी निकालना, बाथिंग घाट जो होते हैं, हम होली बाथ लेते हैं, तो वहाँ पे सबका इक्वल अधिकार होता है, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ऐसा नहीं कि मंदिर में सिर्फ कुछ लोग पूजा कर सकते हैं बाकी नहीं जा सकते, नहीं, सब लोग जा सकते हैं। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एसेस ऑन द ग्राउंड ओनली इफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सिर्फ हाँ डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस बेस पे नहीं हो सकता कि हाँ आप इस लैंग्वेज के हो, इस रिलीजन के, इस धर्म के हो, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप होटल में बैठो, खाना खाओ या फिर इंटरटेनमेंट वाली जगहों पे जाओ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यहाँ पे। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन बेसिस। इसके साथ ही अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इनको लेके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे भी होता है तो वो भी गलत है। दिस राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। तो ये राइट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये जो आज हमें जो ये इक्वल एक्सेस मिला है कि हम पब्लिक प्लेसेस में आराम से जा सकें, वर्शिप में भी जा सकें, ये हमारी चीज़ें जो हमें फंडामेंटल राइट्स आज मिले वो पहले नहीं थे, ठीक है। अगर पहले के ज़माने की बात करूँ तो जहाँ जहाँ पे कास्टिज्म बहुत फेमस था हमारी कंट्री में, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी रहा हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की राह में, जिसकी वजह से आपको याद हुआ कि काफ़ी सारे जो दलित कास्ट के लोग थे उनको बिल्कुल ये सब चीज़ें फॉलो करने की आज़ादी नहीं थी। वो एक ही कुएं से पानी नहीं ले सकते थे, वो बाथिंग घाट्स में नहीं जा सकते थे, वो वर्शिप वाली जगहों पे नहीं जा सकते थे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये राइट टू इक्वलिटी में आता है, और इसका एबोलिशन कर दिया गया आर्टिकल 17 में, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18 तक मेंशन किया गया आर्टिकल के, और आर्टिकल 17 में इसको एबोलिश किया गया अनटचेबिलिटी को। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर मैनिफेस्टेशंस मतलब एक तरह की एक्शन और फैक्ट ऑफ शोइंग समथिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूडेस्ट देखा मानवता का जो इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। दिस हैज़ बीन एबॉलिश अंडर द राइट्स टू इक्वालिटी, इसको एबॉलिश कर दिया गया अंडर द राइट टू इक्वालिटी। द सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द state shall confer no title on a person except those who excel themselves in military और academic field। इसके साथ ही देखिए मैंने ये जो आपको पहले बताया था कि टाइटल वाला जो था कि कोई भी कोई टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने नाम के आगे और पीछे जब तक कि गवर्नमेंट ना अलाउ करे, ठीक है। और ये सिर्फ कहाँ पे अलाउ है, मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड में, ठीक है। जैसे एकेडमिक फील्ड में मास्टर लग जाता है ना, बैचलर, मास्टर, तो डिग्रीज के हिसाब से डॉक्टर वगैरह ये वर्ड्स लग जाते हैं आपके, तो वो ठीक है। मिलिट्री में भी कर्नल, मेजर जो रैंक्स होते हैं वो आपको अलाउ है, बट इसके अलावा और किसी तरह के टाइटल्स अलाउ नहीं करे जाते, क्योंकि इससे भी इनइक्वालिटी जो है वो प्रमोट होती है कंट्री में।
Thus, right to equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and status among all its citizens. तो राइट टू इक्वलिटी का मेन मोटिव यही है कि इंडिया को एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, और किस सेंस के साथ कि इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी, सबको इक्वलिटी मिले, डिग्निटी मिले, और स्टेटस इक्वल स्टेटस मिले. हैव यू रेड द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल पढ़ी है? हाउ डज इट डिस्क्राइब इक्वालिटी? यू विल फाइंड दैट द प्रीएम्बल मेंशंस टू थिंग्स अबाउट इक्वालिटी. ठीक है, तो आप जब इसकी प्रेम्बल पढ़ेंगे, जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि टू थिंग्स अबाउट इक्वालिटी मेंशन की गई है वहाँ पे. एक है आपका इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो थोड़ा ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सी इक्वालिटी की बात करी गई. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, आप स्टेटस में देखो तो आप इक्वल हो सबके. ठीक है, साथ ही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ भी कोई भी अपॉर्चुनिटी की बात आए कि हाँ ये काम है, तो काम की किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी ले लो, पढ़ाई की ले लो, आप कहीं किसी भी तरह की, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ही लाइफ में मिलती है. बाद में तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप का हार्ड वर्क और आपने कितनी मेहनत की है, जिस वजह से आपको लाइफ में सक्सेस मिली है. बट इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको सभी को मिलती है. ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप थोड़ा सा अनटचेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. अनटचेबिलिटी को हिंदी में अगर बोलूँ तो इसको छुआछूत बोलते हैं, और इसको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग इसको हटाया गया है. और ये आपका जो हमारी जो एंशियंट सोसाइटी थी जिसमें कास्टिज्म को फॉलो किया जाता था, किस तरह से 4 मेन कास्ट सिस्टम थे, कास्टेस थी, और किस तरह से इनसे भेदभाव किया जाता था. जो फोर्थ क्लासी शूद्रास, दलित जो थे, उनको किस तरह से एक्सप्लोट किया जाता था, उनको पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें सेम कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, उनको बहुत बेसिक राइट्स नहीं थे. उनको जो मेन गांव होते थे उनसे बहुत दूर इलाकों में उनको रखा जाता था, वहाँ पे वो रहते थे, और साथ ही एक तरह से उनको नौकरों की तरह ट्रीट करते थे, जो आपके 3 अबव क्लास के लोग थे. तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं इसकी एक अलग सी वीडियो बना दूंगी, और या फिर मैं आपको कॉमेंट में इसका आंसर अच्छे से दे दूंगी. इसके बाद देखिए आर्टिकल 16(4) क्या कहता है. तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट. तो देखिए इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया कि कोई भी स्टेट किसी भी तरह के प्रोविजन ये नहीं बना सकता है अगर रिजर्वेशन, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका रिजर्वेशन को मेंशन किया गया है, तो कोई भी स्टेट इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उन प्रोविजंस को मना नहीं कर सकता है, उनको रोक नहीं सकता है, उनके रिजर्वेशंस को दिया जाएगा. उनके लिए जो सीट्स रिजर्व की जाती हैं वो सीट्स बिल्कुल रिजर्वेशन के द्वारा उनको प्रदान की जाएंगी. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है. तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज. तो इसको मार्क कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो उसका आंसर क्या है. इसका आंसर ये है कि सेक्शन, जो भी सोसाइटी में जितनी भी तरह के लोग रहते हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो क्या इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को इंजॉय करते हैं. बट इन अ सोसाइटी वेयर देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, व्हाट डज इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन. बट फिर देखिए एक पॉइंट ये भी आता है कि जिस किसी सोसाइटी में जब इतनी ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटीज़ हों, इतने धर्म के, अलग अलग धर्म के, कल्चर के लोग होते हैं, तो वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है. उस वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होगा, करेक्ट मतलब क्या होगा. तो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लेरिफाइज, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लेरिफाई किया गया है दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन, वुमेन एंड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो इसमें क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे. किनको देंगे, कुछ जो सोसाइटी के जो सेक्शंस में देखे हैं हमने जिनको उनके अधिकार नहीं मिलते, स्पेशली कौन है वो, चिल्ड्रेन हो गए, वेमेन हो गई, और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, तो इनको इनके अधिकार नहीं मिल पाते हैं, तो इनके लिए कुछ अधिकार रखे गए. इनको कुछ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत इनके लिए कुछ राइट दिए गए, और वो क्या राइट्स थे. यू मे हैव हर्ड अबाउट रिजर्वेशन. ठीक है, जो अभी हमने 16(4) में डिस्कस किया वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने रिजर्वेशन के बारे में सुना होगा. रिजर्वेशन होती है जॉब्स में, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं स्कूल्स में, है ना, कॉलेजेस में एडमिशन्स के टाइम, और ये किसके लिए होती हैं, जैसे कि वीमेंस के लिए हो गई, चिल्ड्रन के लिए हो गई, और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ना, इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं. तो यू वुड हैव वॉन्डर्ड व्हाई देयर आर रिजर्वेशंस इफ वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. अब आपको लगेगा जब हम इक्वालिटी की बात करें तो इन रिजर्वेशंस को क्यों रखते हैं. ठीक है, क्यों इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं. तो
इसलिए रिजर्व की गई हैं क्योंकि इट मीन्स कि ये अभी तक हमारे इक्वल नहीं हुए। अगर वीमेन, चिल्ड्रन और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अभी तक इक्वालिटी के रेशो में आए नहीं, इक्वालिटी वाली लाइन में आए नहीं है, इसी वजह से कुछ सीट्स इनको रिजर्व करी गई हैं ताकि इनका ये भी पार्टिसिपेट करें, ये भी पढ़े लिखें, इनको भी जॉब्स मिले, इनको भी हर जगह एडमिशन मिले, जिसकी वजह से इनका जो स्टेटस है, स्टेटस जो बात हुई अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेटस, ताकि इनका लाइफ का स्टेटस थोड़ा इक्वल हो, इम्प्रूव हो और इक्वल हो। जब ये इक्वल आ जाएंगे तो रिजर्वेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो इनफैक्ट आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of right to equality. If you see the spirit of the constitution, this is required for the fulfillment of the right to equality of opportunity. तो देखिए यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल बोली गई है कि 16(4) में ये बिल्कुल मेंशन किया गया कि पॉलिसी दी गई है रिजर्वेशन की, और ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी दी गई है ये किसी तरह से फंडामेंटल राइट्स, जो राइट टू इक्वलिटी उसको वायलेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो पहले से अनइक्वल है, इनइक्वलिटी उनके साथ ही है, वो बिल्कुल हमारे जैसे इक्वल स्टेटस के नहीं आ पा रहे हैं, इक्वल स्टेटस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको कुछ रिजर्वेशन, कुछ फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देके उनके स्टेटस को इम्प्रूव करें। और वो कब हो पाएगा? जब उनको रिजर्वेशन दिए जाए, ठीक है, जिससे कि उनको राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले और इस तरह के राइट्स को वो फुलफिल कर पाए। इसके साथ देखिए एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड, दलित कास्ट से रिलेटेड, किस तरह की वहाँ कंडीशन होती थी, जो मैं आपको अनटचेबिलिटी वाला जो स्टेटस वो बता रही थी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक स्टोरी है। सपोज करो आप जज हो, ठीक है, यू हैव रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हरि बंधु हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी इन पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। तो एक पोस्ट कार्ड आपको मिला और वो किसका था? हरि बंधु नाम के एक आदमी का था, और उसमें उसने आइडेंटिफाई किया कि वो किस समाज से बिलोंग करता है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो वो बिलोंग करता है दलित कम्युनिटी से, और ये वो कहाँ रहता है? वो रहता है पुरी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ? उड़ीसा में। मैन फ्रॉम दिस कॉमेडी, इस कॉमेडी के जो मैन है, आदमी है, रिफ्यूज टू फॉलो अ कस्टम दैट रिक्वायर दैम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट ऑफ द अपर कास्ट ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज। तो इनका कहना ये था, इन्होंने जब ये लिख के भेजा पोस्ट कार्ड पे, तो ये लिखा कि हमारी कम्युनिटी के आजकल के जो युवा हैं, जो न्यू जनरेशन जो मैन है, वो एक कस्टम करने से मना कर रही हैं। ठीक है, कौन सा कस्टम फॉलो होता था यहाँ पे? कि जो इनकी जाति के लोग हैं, वो उच्च जाति के लोग, जो दूल्हा और उनके गेस्ट आते थे शादी वगैरह में, और किसी भी तरह की स्पेशल शादी वाली सेरेमनीज में, तो इनकी जाति के लोग क्या करते थे? उनकी जाति के मतलब दूल्हा और उनके जो गेस्ट हैं, उनके अपर कास्ट के लोगों के पैर धुलते थे। ठीक है, तो ये पहली बात ये समझिए किस तरह का कस्टम हुआ, कितना बकवास कस्टम हुआ। तो इन रिवेंज, इसके विरोध में क्या किया? 4 वीमेन फ्रॉम दिस कम्युनिटी, जो दलित कास्ट की जो 4 महिला थी, उनको, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, इनके मेल लोगों ने मना कर दिया था कि हम इस कस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो इसके विरोध में जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने इन दलित कम्युनिटी के 4 वीमेन को बहुत बुरी तरह पीटा। एंड अनदर वॉज पैरेडेड नेकेड। ठीक है, पीटने के साथ ही आप समझ सकते हो पैरेडेड की गली चौराहों पे घुमाया नेकेड। द पोस्ट कार्ड राइटर सेज, पोस्ट कार्ड में जिसने लिखा था उसने लिखा कि आर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, कि अब हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन मिलने की वजह से वो पढ़ लिख गए। ठीक है, तो आर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, अब वो पढ़ लिख गए, एंड they are not willing to do the customary job of washing the feet of upper caste men, clear the leftovers after the marriage feast and wash the utensils। तो अब हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस तरह के कस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी के पैर नहीं धुलेंगे, अपर कास्ट के लोगों के, मैन के, और साथ ही जो मैरिज के बाद जो फीस्ट के बाद जो भी बच जाता है, लेफ्ट ओवर्स बच जाता है, उनको हम क्लियर नहीं करेंगे, हम झूठे बर्तनों को नहीं धुलेंगे। Assuming that the facts given above are correct, you have to decide, does this case involve violation of fundamental rights? What would you order the government to do in this case? तो ये अब आपके लिए काम दे दिया गया है कि आपसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है ये जो पूरा आपने केस स्टडी किया, क्या किस तरह का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ यहाँ पे, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, पहले आप ये पता करो। उसके बाद है व्हाट वुड यू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू इन दिस केस। इसके बाद आप गवर्नमेंट को क्या, क्योंकि आप जज हो तो आप गवर्नमेंट को बोलोगे ना, वहाँ की स्पेशली ओडिशा गवर्नमेंट या जो भी वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं, तो आप उनको क्या ऑर्डर दोगे इस केस में कि वो क्या करें। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि मेन यही है कि ऐसा नहीं कि उसे बुक में हमने पढ़ लिया और एग्जाम में लिख लिया और मार्क्स अच्छे से आगे नहीं, प्रैक्टिकली इसको लाइफ में प्रैक्टिकली लेके चलिए।
और बहुत ही अच्छे से इससे आपकी रीजनिंग पावर भी इंक्रीज होगी। फिर देखिए एक आर्टिकल आ रहा है आर्टिकल 21। इसमें क्या है, ठीक है, जैसे हमने आर्टिकल 16(4) पढ़ा जो कि आपका राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड था, उसी तरह से देखिए आर्टिकल 21 आ रहा है जो कि आपका राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो हर एक इंसान को यहाँ पे प्रोटेक्शन है लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का, और इसके वो जो ये लिबर्टी है एक्सेप्ट जब तक गवर्नमेंट या किसी लॉ के द्वारा कोई लिमिटेशन नहीं लगती, अ, उसी को सिर्फ ये फॉलो करेंगे, बाकी किसी और की ऑर्डर्स को ये फॉलो नहीं करेंगे। इट मीन्स कि सबको अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन है अपनी ज़िंदगी जीने का और लिबर्टी को यूज़ करने का। इसके साथ जो नेक्स्ट है वो है राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी। देखिए फ्रीडम को हम लिबर्टी भी बोलते हैं। तो इक्वलिटी और फ्रीडम आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। अगर ये वर्ड्स आप देखो इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी, तो ये दो शब्द की बात करूं मैं तो ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से वर्ड लिए गए हैं। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस में हुई थी, तो वहाँ पे जो उनका रेवोल्यूशन के मेन स्लोगन्स में ये 3 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें से 2 वर्ड्स यहाँ मेंशन है, साथ में थर्ड वर्ड भी हमारे प्रीएम्बल में बिल्कुल मेंशन किया गया है। तो इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, इक्वलिटी समानता, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, और फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व, कि जो भाई हर कोई हमारी कंट्री में मिलजुल के रहे। तो यहाँ पे आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। तो इक्वलिटी और लिबर्टी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी हो गया आपका, राइट टू फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये दो राइट्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। इसमें अगर आप एक के बारे में सोच रहे हो, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक को सोचो दूसरे को ना सोचो। जहाँ लिबर्टी होगी वहाँ इक्वलिटी होगी, जहाँ इक्वलिटी होगी वहाँ लिबर्टी होगी। तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट। अब लिबर्टी किसे हम क्या समझते हैं, फ्रीडम किस तरह की फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम चाहिए थॉट की, जो चाहे वो सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन एंड एक्शन, और जो सोचते हैं उसको बोल भी सकते हैं और साथ ही एक्शन के द्वारा कर भी सकते हैं। However, it does not mean freedom to do anything that one desires or likes. इसके साथ फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो कोई कुछ चाहता है या नहीं चाहता हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। If that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. अगर ऐसा ही होने लगा तो लार्ज नंबर पीपल जो यहाँ कंट्री में रहते हैं वो वास्तव में अपनी फ्रीडम को कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening फ्रीडम ऑफ अदर्स। इसके साथ ही एक पॉइंट यहाँ ये भी याद रखिएगा कि हर एक इंसान को अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने का पूरा अधिकार है, बट किसी और की स्वतंत्रता को का भी वो ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपकी फ्रीडम की वजह से दूसरी की फ्रीडम खतरे में पड़ जाए। एंड विदाउट इंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉ ना टूटे उससे, ठीक है, और किसी तरह का जो भी लॉ और ऑर्डर जो फॉलो किया जाता है वो फॉलो करते हुए आप अपनी फ्रीडम को यूज़ करिए। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ऐसे बस आपको बता देती हूँ कि सपोज आपका पूरा अधिकार है, आपको पूरी फ्रीडम है कि आप रोड पे जैसा चाहो वैसे चलो, ठीक है, बट इसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि रोड पे चलते चलते ऐसा नहीं कि 10 लोगों को आप एक्सीडेंट करवा रहे हो, उनका करते जा रहे हो, तो और आपको ये तो हमारी फ्रीडम है भाई रोड पे चलने का, तो ये कैसे फ्रीडम है कि 10 लोग आपके जैसे घायल हो गए और हॉस्पिटल पहुंच गए, तो अब ये आपके फंडामेंटल राइट में नहीं काउंट होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें किस तरह के राइट की बात हुई है, तो सबसे पहले राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपको द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें राइट टू फ्रीडम है, तो आपका पहला राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको पूरी अपनी जिंदगी जीने का और पर्सनल लिबर्टी का पूरा अधिकार है। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाई प्रोसीजर एज लेट डाउन अंडर द लॉ। Similarly, no one can be denied his her personal liberty. That means no one can be arrested without being told the grounds for such an arrest. तो हर किसी को पूरा अधिकार है यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जीने का, साथ में अपनी ज़िंदगी जीने के साथ ही उसको अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा का पूरा अधिकार है लॉ के अकॉर्डिंग, और साथ ही पर्सनल लिबर्टी का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया आपको अरेस्ट करके चला गया बिना बताए कि आपकी गलती क्या थी। इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी केस में पुलिस अरेस्ट करके जाती है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप लॉयर को हायर करिए, अपने पसंद के किसी भी लॉयर को, ताकि वो आपको डिफेंड कर सकें। ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। इसके साथ ही पुलिस के लिए भी एक ये रूल बनाया गया है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी भी मैजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास ले जाइए, ताकि पता तो चले कि हाँ आपने किस क्राइम के बेसिस पे उसको अरेस्ट किया है। ऐसा ना हो कि मचा लालू जैसा आपका
केस हो जाए। द मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। और जो मैजिस्ट्रेट होगा जो कि पुलिस का पार्ट नहीं होता है, वो डिसाइड करेगा कि जो आपकी अरेस्ट थी, आपको जो गिरफ्तार किया गया है, वो जस्टिफाइड है या नहीं है। This right is not just confined to a guarantee against taking away of an individual's life, but has wider application. Various judgments of Supreme Court have expanded the scope of this right. The Supreme Court has ruled that this right also includes right to live with human dignity, free from exploitation. इसके साथ ही देखिए, ये तो बिल्कुल आपको राइट दिया गया है, गारंटी करता है कि आपको आपकी इंडिविजुअल लाइफ की सुरक्षा होगी, कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट एक तरह की गारंटी आपको ये भी देता है आपके राइट्स की, कि आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले, राइट फ्रीडम से रिलेटेड, आप पूरी ह्यूमन डिग्निटी के साथ उन राइट्स को एंजॉय करिए, फ्री फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, आपका कोई एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकता है। द कोर्ट हैज़ हैड दैट राइट टू शेल्टर and livelihood is also included in the right to life, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. इसके साथ ही कोर्ट ये भी बताता है कि आपको पूरा अधिकार है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे कि आप जो लाइवलीहुड के अधिकार होते हैं, जो लाइवलीहुड मतलब अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आपको घर चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, फूड क्लोथ शेल्टर, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए, वो सारी प्रोवाइड की जाती हैं किसी तरह के विदाउट एनी वॉलेशन। बट देखिए, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, क्यों ये सब पॉइंट्स को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्यों मेंशन किया गया है, ताकि हर एक इंसान को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नॉलेज हो। और जब नॉलेज होगी तभी तो आप पता करो कि हाँ, ऐसा भी कोई राइट है, और अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप कहाँ अपील करोगे, आपको क्या उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आपके अधिकारों के बारे में हर चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि अभी बिल्कुल कि पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स के विद इन आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ताकि पता चले कि हाँ, आपको जो अरेस्ट किया गया है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। इवन आप अपने मर्जी का जो लॉयर है उसको भी हायर कर सकते हो। तो ये सही चीज़ें आपको इस यहाँ से बुक से, इस चैप्टर से नॉलेज मिल जाती है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? Ordinarily, a person would be arrested after he or she has reportedly committed some offense. हमने ऑर्डिनरी ये चीज़ देखी है अपनी लाइफ में, अगर कोई भी इंसान कुछ गलती करता है, कुछ उससे ऑफेंस हो जाता है, कुछ क्राइम हो जाता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस, बट कुछ एक्सेप्शन है। देखिए, इसमें कुछ एक्सेप्शन ये है कि समटाइम्स अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन दैट ही और शी इज लाइकली टू इंगेज इन अनलॉफुली एक्टिविटी एंड imprisoned for some time विदाउट फॉलोइंग दी अबव मैंशन प्रोसीजर। तो एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान ने को शक के बिना पे, डाउट के बेस पे, कि शायद वो इंसान कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करने वाला है, शायद उसकी वजह से और लोगों को कुछ नुकसान होने वाला है, शायद उस इंसान की वजह से और लोगों के राइट्स वायलेट होने वाले हैं। तो शक के बिना पे उस इंसान को क्राइम करने से पहले ही, ठीक है, क्राइम करने से पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्यों अरेस्ट किया गया? ताकि वो किसी की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक ना हो, या देशद्रोह जैसी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जाए, कोई बड़ा क्राइम ना कर बैठे। तो शक के बिना पे उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि वो कोई अपराध इस तरह का ना हो पाए, जिसकी वजह से काफ़ी जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जाएं या उनको नुकसान हो। तो इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी a threat to law and order or to the peace and security of the nation, it can डिटेन और अरेस्ट डेट पर्सन। तो देखिए, ये बिल्कुल इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे बता दिया गया, जो मैंने अभी आपको बताया, कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी इंसान किसी तरह से लॉ और ऑर्डर के खिलाफ कुछ काम करने वाला है, शांति को भंग करने वाला है, देश की सुरक्षा को ख़त्म या भंग करने वाला है, तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 months। ठीक है, तो इस तरह से जब अरेस्ट होता है, कोई इंसान को अरेस्ट किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, तो उसको 3 महीने की जेल हो जाती है, सीधे उसको रख दिया जाता है जेल में। आफ्टर 3 months, बस सिर्फ 3 मंथ के लिए रखा जाता है। इसके बाद अगर आपको लगता है उसके खिलाफ, आपके पास सबूत, पुलिस इकट्ठे कर लेती है कि हाँ, उसके घर से ये सब चीज़ें मिली, पूरी प्लानिंग थी, पूरा प्रूफ मिल जाता है, विटनेस मिल जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, 3 मंथ के बाद उसको एडवाइजरी बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाता है, और फिर एडवाइजरी बोर्ड जो है रिव्यू देता है कि हाँ, ये पता किया जाता है एकदम प्रूफ के साथ कि हाँ, ये इन्वॉल्व है कि नहीं, या था कि नहीं। फिर उसके बाद ही उसको आगे पनिशमेंट दी जाती है। ऑन द फेस ऑफ इट, इसके अलावा एक बात और भी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक्स लाइक एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद एंटी सोशल एलिमेंट्स और सब सबवर्सिव्स। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ ये समझ में आती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी जो चीज़ है, एक इफेक्टिव टूल की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इससे एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो भी देशद्रोह या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ वो काम करती है।
उनके लिए ये बहुत अच्छा हथियार है। बट दिस प्रोविजन हैज़ ऑफन बीन मिस यूज बाय द गवर्नमेंट। बट ये भी देखा गया है कभी कभी कि गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्रोविजन का मिस यूज करती है, कभी कभी वो इनोसेंट लोगों को पकड़ लेती है। तो इस चीज़ को रोकने, क्योंकि इस देखिए जहाँ पे ऐसी बातें होती है तो क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। तो मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफगार्ड्स इन दिस लॉ सो दैट इट मे नॉट बी मिस यूज अगेंस्ट पीपल फॉर रीजंस अदर दैन दैट विच आर रियली जस्टिफाइड। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ इस तरह इस वाले लॉ में जो प्रिवेंटिव डेटेंशन है इसको सेफ गार्ड करने के लिए इससे इनोसेंट लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ और लॉ बनाए जाएं, कुछ और कानून बनाए जाएं, ताकि जो इनोसेंट लोग हैं वो सुरक्षित रहें और कभी भी गवर्नमेंट इस प्रिवेंटिव डेटेंशन का मिसयूज ना कर पाए। In fact, there is a clear tension between right to life and personal liberty and the provision for preventive detention. तो हमेशा ही विरोधाभास रहता है, इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट रहता है कि एक तरफ तो आप राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हो और एक तरफ आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दे रहे हो कि शक के बिना पे किसी को भी पकड़ के ले जा रहे हो। तो अदर फ्रीडम्स यू कैन सी दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम अदर राइट्स एज वेल। हमारी जो मैंने आपको बोला कि राइट टू फ्रीडम एक क्लस्टर ऑफ राइट्स है, तो राइट टू फ्रीडम में काफ़ी सारे राइट्स मिलते हैं। दीज राइट्स हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो राइट्स हैं एब्सोल्यूट नहीं होते, क्योंकि इसमें कहीं कहीं गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। each of these is subject to restrictions imposed by the government। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, वैसे ये एब्सोल्यूट नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल मिल गई, जैसे लिखा है वैसे एज इट इज़ आपको मिल गई लाइफ में, नहीं, लिमिटेशंस के साथ मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं इसी सपोज करिए आपको नाइट पार्टी की परमिशन मिल गई है, बट उसमें भी एक लिमिटेशन लगा दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा कि आपको 12 o'clock से पहले घर आना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल राइट आपको मिलते हैं, फ्रीडम मिलती है, बस कुछ लिमिटेशंस के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी एक्सेट्रा। तो देखिए जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिली है, बिल्कुल आप जो सोचते हो आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने व्यूज़ को, बस साथ में रेस्ट्रिक्शंस ये भी है सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी जैसी चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज्ड पीसफुली एंड विदाउट आर्म। इस साथ आपको बिल्कुल आज़ादी है कि आप कहीं भी आप खड़े हो सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, गैदरिंग में पार्ट ले सकते हो, बट ये है कि क्या उसमें आपको लिमिटेशन है कि आप पीसफुली, ठीक है, वो जो गैदरिंग हो वो पीसफुली हो, किसी तरह का वॉयलेशन ना हो वहाँ पे, ठीक है। और साथ ही विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि हथियार ले लेके आप खड़े हो वहाँ पे। द गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ 5 or more persons एज अनलॉफुल। इसके साथ ही गवर्नमेंट ये भी रेस्ट्रिक्शंस लगाती है कि सर्टेन एरियाज में, कभी कभी आपने देखा होगा सर्टेन एरियाज में जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कर्फ्यू वगैरह लगा दिया जाता है, जहाँ पे 4 या 5 लोगों का इकट्ठा खड़ा होना मना कर दिया जाता है। सच पावर्स कैन बी इजिली मिसयूज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल मे बी denied permission। However, if the people are aware and vigilant in regard to their rights and choose to protest against such acts of administration, such misuse becomes rare। In the Constituent Assembly itself, some members had expressed their dissatisfaction about restrictions on rights। तो इसके साथ ही अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी कभी कभी देखा गया है कि जो अधिकारियों के द्वारा भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं, बट ये कब होते हैं, जब आपको अपने राइट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। और जब आपको आपके राइट्स के बारे में नॉलेज होगी तो कभी कोई दूसरा इंसान आपके राइट्स को मिसयूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, उसको किसी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके राइट्स के बारे में पता हो। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में ये बात पढ़ी है अच्छे से, कि जिस बॉडी या जिस को ये जिम्मेदारी मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इंडिया की, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो जब ये राइट्स की बात हो रही थी तो वहाँ भी काफ़ी लोगों ने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए थे और डिससेटिस्फेक्शन उन्होंने प्रेजेंट किया था कि हम इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि राइट्स में लिमिटेशंस को लगाया जाए। इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक स्टेटमेंट यहाँ आ रहा है। आई फील दैट मैनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ police constable। You will find that very minimum rights have been considered and are almost invariably considered means accepted। Almost every article is followed by a provision which takes away the right almost completely। What should be our conception of fundamental rights? We want to incorporate every one of those rights which our people want to get। तो यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जितने भी राइट्स हमें फंडामेंटली राइट्स मिले तो हैं, पर समझे तो शायद मिले भी नहीं हैं कम्प्लीटली अच्छे से। फंडामेंटल राइट्स जो भी लाइफ में है उनको अच्छे से प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट थी। उसके बाद देखिए एक ये आ रहा है आपका टॉपिक राइट्स ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। तो राइट्स ऑफ एक्यूज्ड क्या है? Our constitution ensures that persons accused of various offences would also get sufficient protection।
इसमें ये बताया गया है कि हमें देखा होगा आपने काफ़ी सारे लोगों को जब क्राइम करते हैं वो, तो उनको पाया जाता है कि हाँ उन्होंने वो ऑफेंस किया गया है, बट उसको करने के बाद भी उनको कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो किस तरह के प्रोटेक्शन की बात हो रही है? वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट एनीवन हु इज चार्ज विद सम ऑफेंस इज गिल्टी। हमें तो बात अच्छे से पता है कि हाँ अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो हाँ गिल्टी हुआ, हम वो गिल्टी पाया जाता है, अपराधी पाया जाता है। However, no one is guilty unless the court has found that person guilty of an offense. इसके साथ एक बात ये भी याद रखनी है कि जब तक कोर्ट नहीं बोलता, केस में पूरी हियरिंग नहीं होती, प्रूफ नहीं हो जाता जब तक, तब तक हम उस पर्सन को अपराधी नहीं बोल सकते कि उसने वो क्राइम किया था कि नहीं किया था। ठीक है, जब तक कोर्ट में इस चीज़ साबित नहीं हो जाती। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट अ पर्सन अक्यूज ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडुकेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड herself और हिमसेल्फ। इसके साथ ही हमें एक लॉ बनाना चाहिए, एक नेसेसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो पर्सन एक्यूज हुआ है किसी भी क्राइम को करने के बाद कि हाँ इसने वो क्राइम किया है, उसके साथ हमें एक उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को सही या गलत अपने आप को डिफेंड कर सके। ठीक है, कि हाँ उसने वो क्राइम किया था या नहीं किया था, तो एक डिफेंड के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल। तो इस तरह का एक निष्पक्ष जब ट्रायल चलता है कोर्ट में निष्पक्ष फैसले के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 राइट्स दिए गए हैं। जब कोई भी अपराधी कोई अपराध करने के बाद उसको जेल में रखा जाता है या फिर जब ट्रायल्स के लिए उसको बोला जाता है, तो इसमें उसके 3 अधिकार हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, किसी भी इंसान को एक जो उसने ऑफेंस किया है, सेम ऑफेंस के लिए आप बार बार पनिशमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार उसको सजा मिल गई, सपोज किसी क्राइम से रिलेटेड उसको 5 साल की सजा मिल गई, तो अब ऐसा नहीं है कि उसी सेम क्राइम के लिए उसको फिर 5 साल और सजा मिलेगी, तो अब उसके 10 साल हो जाएंगे। नहीं, एक क्राइम के लिए जो भी उसकी सजा थी बस उसको वो एक बार मिलेगी जिंदगी में। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्या रहा है। सेकेंड पॉइंट है, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट एंड। तो इसमें क्या है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जिसमें कि वो किसी इंसान के एक्शन को इलीगल बताए, और वो कब बताए जो कि वो डेट पहले ही जा चुकी है। सपोज करिए एग्जांपल मैं बताऊं आपको, आपने पहले जैसे अगर लॉ बनता है कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये लॉ बना आज, और आपने क्या किया 2 दिन पहले जब आप रोड पे निकले तो आपने हेलमेट पहना ही नहीं। ठीक है, 2 दिन पहले जब आप रोड पे निकले आपने हेलमेट नहीं पहना, और शायद कैमरे में कहीं रिकॉर्ड हो गया कि आपने हेलमेट नहीं पहना। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब ये नया लॉ बन गया कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको इतना फाइन देना पड़ेगा या 2 दिन के लिए जेल में डालना जाना पड़ेगा। तो अब जब ये कानून बन गया और कैमरे के बिना पे 2 दिन पहले जब हेलमेट नहीं आप पहन के निकले, तो उसके बिना पे आपको क्या करना पड़ा, आपको 2 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। तो ये लॉ, तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो अब ये क्या है, ये तो फालतू बात हो गई। क्राइम आपसे कब हुआ, 2 दिन पहले, और लॉ कब बना, 2 दिन बाद, है ना। तो ये चीज़ इस पॉइंट में बोली गई है कि जब लॉ बनेगा उसके आगे ही इंसान फॉलो करेगा ना। अब इंसान को जब पता ही नहीं तो वो कैसे उसको फॉलो कर ले। तो ये चीज़ें इसमें बोली गई हैं। इसके बाद थर्ड है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसके साथ ही पुलिस उस इंसान से जिसने क्राइम किया है वो अपने खिलाफ उससे उसके खिलाफ ही हम सबूत नहीं मान सकते। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर किसी इंसान से कोई क्राइम हुआ है तो आप उसी इंसान से उसके अगेंस्ट ही किसी भी तरह का एविडेंस मांग नहीं सकते। आप अगर मांगते भी पुलिस से ले लेती है तो फिर वो कोर्ट में वो माने ही नहीं जाते। ठीक है, उस प्रूफ को माना ही नहीं जाता। तो पर्सनली जैसे कि गवाही, जैसे नहीं कई लोग बोल देते हैं हाँ हमने ये क्राइम किया या हमने वो क्राइम नहीं किया, हाँ तो आपका खुद का जो आपने स्टेटमेंट दिया वो तो मान्य है ही नहीं कोर्ट में। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये उनके खुद के राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये थोड़ी सी पर्टिकुलर बेसिक राइट्स और कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हम लोग ने डिस्कस करें। तो आई होप कि आपको ये पूरा इतना कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हुआ। साथ ही आपका जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से भी 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसी को फेयर ट्रायल को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या 3 राइट्स को प्रोवाइड किया। तो आप ये 3 राइट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और ये 3 लाइन्स आप लिखोगे और इसके साथ ही इस हेडिंग्स के अंदर 2-2 3-3 लाइन आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। तो आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। प्लस रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही इस चैप्टर का फ्लो चार्ट और वर्कशीट मैंने बना दिया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए अभी मैंने आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट किया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपका हाफ चैप्टर बचा है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।